अपनी बातचीत में जोड़ते हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। देवीना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये खास समय है भारत के लिए। भारतीय मार्केट्स आउट परफॉर्मेंस मोड में है, भारतीय इकोनॉमी आउट परफॉर्मेंस मोड में है। आपने तो बहुत सारी दिवालियां देखी हैं, कुछ एकदम क्रैकर दिवाली, कुछ बहुत ज़्यादा क्रैकर नहीं, थोड़ी नरम दिवाली। इस दिवाली में आपको कितना अलग और कितना बदलाव नजर आ रहा है भारतीय मार्केट में? शुक्रिया और दिवाली और नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको भी, आपके दर्शकों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। और जहां तक दिवाली का संबंध है, जैसा कि आपने बोला, इस साल भारत आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि मैं साल के शुरू से और बल्कि पिछले साल से ही कह रही हूं कि अब बहुत समय के बाद भारत ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया। तो वो ट्रेंड अभी चलेगा, क्योंकि आप 2020 तक देखें तो भारत बहुत सालों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अंडर परफॉर्मर ही था। 40-42 कंट्रीज में वो 24-25 ऐसे नंबर पर आता था। और अपने जो इतिहास से भी आप देखें, जो 15-16% का लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग था, उसके बनस्पत वो 2010 से 20 वाले दशक में आपको खाली 8.5-9% की कंपाउंडिंग मिली, जबकि उस समय फिक्स डिपॉजिट की दर भी 8% से ज्यादा थी। तो इक्विटी मार्केट ने आपको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न भी नहीं दिया। तो वहां से जब शुरू हुआ है तो वो बात ठीक है कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है, और ये हमारा मानना है कि अभी वो आउट परफॉर्मेंस का ट्रेंड मार्केट के क्षेत्र में तो चलेगा। इससे पहले कि हम आपसे माइक्रो से बात करें, सेक्टर से बात करें, आपके पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी और सिलेक्शन प्रोसेस से बात करें, आपसे कुछ और बिग पिक्चर व्यूज अगले संवत के लिए मैं जानना चाहूंगा। एक बात तो आपने कही कि इंडिया की आउट परफॉर्मेंस जल्दी बदलने वाली नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर आपको मजबूत नजर आता है। और कुछ आप इंडियन इकोनॉमी और मार्केट्स के बारे में बिग पिक्चर व्यू लेना चाहें इस संवत और अगले संवत के बीच? हाँ, तो जहां तक इंडियन इकोनॉमी का सवाल है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और जो बाजार है, ये दो अलग जानवर हैं। तो इसीलिए आप किसी भी देश की बात करें तो वो दोनों का एकदम वन टू वन कोरिलेशन नहीं होता, और उसी समय के हिसाब से नहीं होता। जैसे अगर आप अमेरिका की बात करें तो लोग बोलते हैं अभी तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे, अभी तो रिसेशन और स्लो डाउन आपको ज्यादा नजर आएगा। तो इसलिए वो मार्केट नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपको फिर दूसरी तरफ देखना पड़ेगा कि उसमें कितना कुछ ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, उसका उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो प्रभाव है। क्योंकि अब जैसे आप एसएनपी को देखें तो पिछले 3 तिमाही में वो नेगेटिव रहा, जो कि 50 साल में खाली चौथी बार हुआ है। तो फिर उसी तरह आप अगर भारत को देखें, ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था में कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, कुछ उतनी अच्छी नहीं भी हैं, क्योंकि अगर आप पर कैपिटा इनकम को देखें तो 2019 का जो लेवल है वो अभी हम लोग पार नहीं कर पाए हैं। तो वो जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का नौकरी करने वाले लोग हैं, या जो हाई एंड बिजनेस वाले हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहा है। लेकिन बहुत सारी हमारे जो नागरिक हैं देश के, उनके लिए ये आर्थिक रूप से बहुत अच्छा समय नहीं रहा है। वो आपको नजर आता है कि नरेगा की ज्यादा डिमांड है, या फ्री राशन ज्यादा लोगों को चाहिए। तो लेकिन आप अगर लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो जैसे जैसे इकोनॉमी में ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाते हैं आप, तो लिस्टेड कंपनीज को फायदा होता है। और बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज ये भी है कि थोड़ा जो ऊपर का तबका है उसको केटर करती हैं। अगर आप जैसे रियल एस्टेट में देखें तो रियल एस्टेट कंपनी वो कोई गांव में जाके तो घर बना नहीं रही है, तो उनका जो है टारगेट सेगमेंट वो अच्छा कर रहा है। तो वो आपको मतलब बाजार और ये दोनों चीज अलग अलग देखनी पड़ेगी। ये बात अलग है कि जो इवन जहां आर्थिक परेशानी थी, वहां भी अभी पिछली 2 तिमाही में थोड़ा बेहतर हुआ है। जैसे पिछले साल आप देखें तो टू व्हीलर सेल 10 साल के सबसे कम नंबर पे थे, अब वहां से बेहतर हुए हैं। अब थोड़ा ये जो बीच में सारे खाद्य पदार्थों के भाव बहुत बढ़ गए थे,
तो घरों का बजट एकदम बिगड़ गया था, वहां से थोड़ा कम हुए हैं, तो वो थोड़ा भी मतलब आप इमीडिएट उससे देखें तो भी थोड़ा तो रिलीफ है। लेकिन आप बोले कि अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो नहीं है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज के लिए और मार्केट्स के लिए फिर भी अच्छी ही स्पेस है। पर ये 2021 वाला मार्केट नहीं है कि जिसमें सभी कुछ चलेगा, तो जी, आपको थोड़ा चुनाव ध्यान से करना है सेक्टर का, कंपनी का। बिल्कुल, बिल्कुल। देवीना, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएँ सबसे पहले तो। और आपने अभी टच बेस किया टू व्हीलर सेगमेंट को, ऑटोमोबाइल स्पेस पर ही आपके अपॉर्चुनिटी आउटलुक्स क्या हैं, ये मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि सीवी पैसेंजर व्हीकल की डिमांड जो है सीक्वेंशियल ग्रोथ हमने देखी है। सप्लाई को लेकर जो दिक्कतें थी, सेमीकंडक्टर को लेकर जो इश्यूज़ थे, वो भी कम होते हुए और रूरल और अर्बन फेस्टिव डिमांड भी नज़र आ रही है। कितनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑटो एंसिलरी में देखी जाए? ऑटो ऑटो एंसिलरी में हम लोगों ने निवेश करना अपने पीएमएस स्कीम्स में लगभग 2 तिमाही से शुरू किया और ज्यादा उसमें फोर व्हीलर और ऑटो एंसिलरीज में किया है, टू व्हीलर में कम ही किया है। और आप वैसे ऑटो में भी देखें तो जो हाई एंड कार्स और एसयूवीज हैं वो बिक रहे हैं, एंट्री लेवल कार उतना नहीं बिक रही है। तो वही जो मैंने आपको पैटर्न बोला कि वो ऊपरी तबका और निचले तबके में जो आर्थिक अलग-अलग दिशा है वो नज़र आती है। तो ऑटो पिछले साल से बेहतर लगते हैं, जैसा कि मैंने कहा हम लोगों ने उसमें निवेश किया है और ऑटो फोर व्हीलर्स में थोड़ा ओवरवेट भी होगा। देवीना, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप इतना स्वदेश को समय दे रहे हैं। ये बात आपने बहुत अच्छे और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई है कि देखिए ऊपरी तबका और नीचे के तबके में, यानी कि ग्रामीण भारत और आप जो नया इंडिया देखते हैं उसमें बिल्कुल फ़र्क है आपको। ये आपका अगर एनालिसिस है भी, तो मैं इस हिसाब से सिर्फ एक ही मजबूत सेगमेंट देख रहा हूँ कि अगर मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर हम पैसा लगाना चाहें तो फिर मैं मॉडर्न इंडिया में कहाँ पे पैसा लगाऊं। जैसे अभी आपने रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया कि बॉम्बे दिल्ली में तो बहुत अच्छे फ्लैट बिकते हैं, लेकिन गांव में तो कोई फ्लैट बनाता ही नहीं ना। मुझे थोड़ी आपकी पूरी आवाज सुनाई नहीं दी। ओके, तो देवीना, लेकिन मैं अगर आपको आपके एक भारत और मॉडर्न इंडिया का एग्जांपल ले रहा था। जैसे भी आपने बताया कि मॉडर्न इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा डिमांड है बजाय ग्रामीण भारत के। जी। तो अगर मेरे को मॉडर्न इंडिया में ही पैसा लगाना है तो मैं कौन से सेगमेंट्स पे पैसा लगाऊं, कौन सी जगह पर पैसा लगाऊं? अच्छा, एक सेक्टर में आपको बताती हूँ जो लगभग 1 साल से हम लोग को पसंद रहा है, हम लोग उसमें सबसे ज़्यादा ओवरवेट हैं अभी भी। वो है कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी। तो वो पिछले अक्टूबर से हम लोगों ने उसमें निवेश करना शुरू किया, तो अब लगभग 1 साल हुआ है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उस सेक्टर का, पूरे सेक्टर का भी। और उसमें कई जो स्टॉक्स हैं, वो 30% से 300% तक ऊपर गए हैं। तो उसका वो सेक्टर लगभग 12 साल 2009 के बाद एकदम ही खराब कर रहा था। आप देखें तो वो पूरे दशक में कंपाउंडिंग खाली 2-2.5%, जबकि निफ्टी की कंपाउंडिंग 9% थी। तो वो उसमें फंडामेंटली चेंज हुआ बिकॉज़ गवर्नमेंट का भी कैपेक्स आया। वो पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के कारण मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला। प्लस कुछ वो चाइना प्लस वन वाला भी किसी किसी इंडस्ट्री में वो भी आया। तो कुल मिलाकर डिमांड बढ़ी। अब वो 10-12 साल जो इतने खराब बीते थे उसमें सारी कंपनीज ने अपना कॉस्ट तो एकदम कम कर लिया था, अपना जितने गैर जरूरी खर्चे थे वो काट दिए थे। तो वो आपको फंडामेंटली भी सेल्स और प्रॉफिट में नजर आना शुरू हुआ, मुनाफा ज्यादा हुआ, वैल्यूएशन भी इंप्रूव हुई। तो वो सेक्टर बहुत अच्छा करा भी है उसने 1 साल। अभी भी वो हमारा सबसे ज्यादा ओवरवेट सेक्टर होगा। तो वो सेक्टर और उसी के साथ मतलब डिफेंस के भी कुछ स्टॉक्स हैं, तो वो सबसे ज्यादा ओवरवेट वो सेक्टर होगा। उसके अलावा टेक्सटाइल और केमिकल्स में कुछ चुने हुए शेयर्स लिए, बिकॉज ये पूरा सेक्टर लेने वाला जैसा नहीं होता, क्योंकि उसमें हर कंपनी का जो डायनामिक्स है वो काफी हद तक अलग अलग होता है। आप केमिकल में देखें तो ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके उत्पाद के भाव बढ़े हैं तो उनका मुनाफा बढ़ा है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, उसका भाव बढ़ा है तो उनके मार्जिन घटे हैं। तो आपको थोड़ा देखना पड़ता है। और रुपी डेप्रिसिएशन, जिसका भी मैं पिछले दिवाली से बात कर रही हूँ कि इस साल शर्तिया आपको 2022 में रुपी डेप्रिसिएशन नजर आएगा, तो उसका भी अपना इम्पैक्ट होता है अलग अलग कंपनियों पे। तो वो उसमें लेकिन ओवरऑल हम देखें तो उसमें थोड़ा ओवरवेट होंगे।
बैंकिंग में मतलब ओवरवेट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बैंकिंग ऐसा क्षेत्र है जो मुझे शायद ही कभी पसंद आता है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि उसमें बाहर से रिस्क असेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव सरप्राइज़ कहाँ आएगी, वो मालूम नहीं रहता। लेकिन आप पूरी साइकिल के हिसाब से देखें तो अब ऐसा समय है जब एनपीए का जो समस्या थी वो काफ़ी हद तक निकल गई है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे उसका अच्छा इम्पैक्ट होता है शुरू में एटलीस्ट, क्योंकि आपका जो लोन होता है उसका आप ब्याज दर बढ़ा देते हैं, डिपॉजिट का ब्याज दर थोड़े दिन बाद बढ़ता है। तो और क्रेडिट ग्रोथ आपको मालूम है बहुत अच्छा चल रही है अभी, तो वो सब देखते हुए वो क्षेत्र पहले से अच्छा लगता है। तो पिछले 2 साल तो हम लोगों ने लगभग उसमें निवेश बहुत ही कम किया था, इस स्पेशली इसके बनस्पत की इंडेक्स में इतना बड़ा वेट है। और वो जो निर्णय था वो ठीक था, क्योंकि 2020 में वही एक सेक्टर था जो नेगेटिव में था, 2021 में पॉजिटिव में था, लेकिन मार्केट से आधा ही चला। तो अब हम लोग मार्केट वेट के करीब पहुंच गए होंगे बैंक्स में, वो हम लोग के लिए ज्यादा है। लेकिन ओवरवेट तो नहीं है। तो ये जो सेक्टर अच्छे लगते हैं ब्रॉडली ये होंगे। बिल्कुल देवीना जी, ये सारे सेक्टर्स की तो आप बात कर रहे हो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को भी एक अहम स्ट्रैटेजी के तौर पर माना जाता है। और इसी मुद्दे पर आपसे मैं आपका आउटलुक जानना चाहूंगी डिफेंस प्लेस पर। क्या डिफेंस प्लेस को भी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी में डिफेंस सेक्टर जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, उसमें भी हम लोगों ने अभी पिछली 2 तिमाही से कुछ निवेश किया है। तो जो मैंने बोला था कि कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी और साथ में डिफेंस भी में हम लोग एक तरह से साथ ही में देखते हैं, वो भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ही हैं, तो उसमें भी हमारा निवेश है। राइट देवीना, मैं आपसे एक बात समझना चाहूँगा कि इमर्जिंग मार्केट और इंडिया रैली में भी बहुत बड़ा रोल होता है ग्लोबल मार्केट्स का और लिक्विडिटी का। सेंटिमेंट के लिए ही सही, हमारी अर्निंग्स काफ़ी अच्छे सुपीरियर क्वालिटी के हैं और आपने कुछ फैक्टर्स दिए कैसे हम साइकिल में ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अगर फेड कड़ा रुख रखेगा तो शायद हम पे भी दबाव बना रह सकता है। क्या लास्ट 2-3 दिन के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, आप यूरोप में बात करें, यूके में ऋषि सुनाक साहब आ गए, एक क्लियर पीएम आ गए, यूरोप में जर्मनी में गैस पर्याप्त हो गई है, उससे भी कामिंग डाउन इफेक्ट हो रहा है। उधर यूएस में डब्ल्यूएसजे कह रहा है कि शायद यहाँ से अपने सोर्सेज को कोट करके कि फेड नरमी का रुख संभाल सकता है। ये सारी ग्लोबल हेडविंड्स थोड़ी आपको कामिंग डाउन होती हुई नजर आ रही हैं? क्या ये भी एक एडेड एडवांटेज मिल सकता है भारत को? कि यूरोप में अभी उतना स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा और आगे उसमें कोई समस्या आएगी या नहीं आएगी। वो तो अब 2-4 दिन की बात तो अलग है, लेकिन वहां पर ये चीज इतनी क्लियर नहीं है। अमेरिका का जैसा मैंने कहा कि अभी आपका ब्याज दरें बढ़ेंगी और वो स्लो डाउन भी इकोनॉमी में अभी और नजर आएगा, पर अब प्रश्न ये है कि उसमें से कितना बाजार ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, और मेरे हिसाब से कर लिया है। और जो आप सेंटिमेंट की बात करते हैं उस पे मुझे एक बात याद आई कि अभी हम लोगों ने काफी सारे एकेडमिक पेपर्स पूरे खाली अमेरिका या भारत के ही नहीं पूरे विश्व में के बहुत सारे देशों के देखे, और सब जगह एक ही चीज सीधी सीधी समझ में आती है कि जब सेंटिमेंट खराब होता है उसके बाद वाला जो साल होता है या समय होता है उसमें जो रिटर्न होते हैं वो औसतन से ज्यादा होते हैं, और जब सेंटिमेंट बहुत अच्छा होता है तो उसके बाद के रिटर्न्स खराब होते हैं। जैसे पिछले साल में जब नैस्डैक के सब ईटीएफ आ रहे थे, मैं लोगों को कहती थी कि ऐसा नहीं है कि नैस्डैक हमेशा ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सोच समझ के करिए काम। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सुना। जब वो 40% नीचे चला गया नैस्डैक, तब सबको लगने लगा कि रिस्की है, अब हम लोग निकल जाते हैं, जो जो वो भी उल्टा निर्णय है। तो वो चीज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। खाली सेंटिमेंट पे या एकदम अगले महीने क्या हो रहा है उस पे नहीं बाजार जाता है। अगर आप जैसे मार्च 20 पे जाए, 2020 पे, तो हमने 5 मार्च को कहा था कि बाजारों में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है और हम लोगों ने एकदम कैश कॉल लिया। वो जहां पर मल्टी एसेट था वहां इक्विटी से फिक्स्ड एसेट में चले गए, भारत में भी और अंतरराष्ट्रीय हम लोग के जो पोर्टफोलियो और फंड है उसमें भी। लेकिन मार्च 23 को ही, मतलब आप समझिए 3 हफ्ते के अंदर हमने कहा अब बाजार में वापस जाने का समय है।
पर लोग उस तरह से कर नहीं पाते हैं। तो वो होता ये है कि अगर आपने वो समय छोड़ दिया, तो वो 5 हफ्ते में बाज़ार 30% ऊपर चला गया। तो ये आपको थोड़ा मतलब वो सोचना पड़ता है, और उस समय अगर आपको मार्च 20 में कोई कहता कि अभी तो विश्व में 6-7 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाएगी, इतने महीने इतना ज़्यादा सब चीज़ अनसर्टेन रहेगा कि होटल, एयरलाइन, क्रूज़ेज़ सबका बिज़नेस ज़ीरो हो जाएगा, तो आप बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में तो बाज़ार चल ही नहीं सकता, लेकिन बाज़ार चला। अ अमेरिका में भी, इंडिया में भी, बाकी जगह भी। तो बाज़ार, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा अलग तरह का जानवर है। तो अब जितना भी आप स्टैटिस्टिक्स देखें, जैसे कि मैंने बोला एस&पी का, या अभी ऐसी स्थिति थी, अभी देख रहे थे हम लोग 9 महीने के लिए, तो विश्व में सभी एसेट क्लास नेगेटिव में थे, सभी, खाली एक ऑयल को छोड़ के। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्थिति है। वो मतलब वो हमेशा रहती नहीं है, तो वो बाज़ार का वहाँ से ऊपर जाने का ज़्यादा चांस रहता है, बजाए कि वो और गिरता ही चला जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जैसा हम लोग को लगता है, भारत अभी भी काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मर में लगता है। आप पहले 9 महीने में देखें तो भारत 8 नंबर पे है। डॉलर टर्म में नीचे है, क्योंकि 4 ही 5 मार्केट जो मोस्टली कमोडिटी वाली मार्केट है, वो ऊपर थी। बट भारत 8 नंबर पे था 42 इंडेक्सेस में। तो वो तो कंटिन्यू रहेगा। भारत अभी भी अच्छा लगता है। यूएस में नॉन टेक ज्यादा अच्छा लगता है। यूरोप अभी भी उतना स्पष्ट नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए। 2-4 और मार्केट ठीक लगते हैं, जैसे कनाडा है, इंडोनेशिया है वगैरह। तो ये अभी फिलहाल ये लगता है। तो और दूसरी चीज, ये फ्लोज पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मैंने शायद आपके चैनल पे पहले भी कहा होगा कि ये एफआईआई का क्या फ्लो आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमने देखा है कि उसका मार्केट की दिशा से कोई कोरिलेशन नहीं होता। तब भी कोरिलेशन नहीं था जब ना इतने रिटेल इन्वेस्टर्स थे, ना म्यूचुअल फंड आए थे, तब भी नहीं था। तो अब तो और ही ज्यादा उसका कोई फायदा नहीं है कि आप उस पर, वो समय का सदुपयोग नहीं है। आप डेटा को बहुत तरह का डेटा है एनालाइज करने का, ये डेटा एनालाइज करके देख लिया है कि इसको फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। देवीना जी, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। बाजार पर ग्लोबल फ्रंट और डोमेस्टिक मार्केट्स पर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बन रही हैं, ये हमें बताने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।